तो बेशक इंडिया F-35 ले ले इंडिया, और बेशक अमेरिका दे दे उसको, लेकिन जो चीज़ आपके पास है ना वो F-35 की भी ऐसी की तैसी कर देगी। वो क्या? वो है ना हमारे पास। अच्छा, हर चीज बताने वाली नहीं है, मेड इन पाकिस्तान है। और अगर इंडिया ने अटैक किया दोबारा पाकिस्तान पे तो इजराइल पे इस वक्त क्या बीत रही है? भारत को शिकस्त बुनियादी तौर पे इनडायरेक्टली, फिर तो इजराइल की शिकस्त हुई। इजराइल कितना खौफजदा है? उसके लिए तो इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ही फिर पाकिस्तान है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में जिन जिन शख्सियात ने इजराइल की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उनके साथ माजी में अच्छा सलूक नहीं हुआ उन पाकिस्तानियों के साथ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो 73 की अरब इसराइल जंग थी, उसमें उन्होंने एयरफोर्स भेज दी। हमारी एयरफोर्स जो है उसने सीरिया से जाके अटैक किया और इसराइल के जहाज़ गिराए। उनका क्या अंजाम हुआ भुट्टो साहब का? डॉक्टर ए क्यू खान साहब ने मुझे खुद बताया था। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ पे आप बड़ी तनकीद करते हैं और वो भी आपके बहुत खिलाफ है, चक्कर क्या है? उन्होंने बहुत एक नाकाबिले बयान लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए और कहा कि मैंने एक 5000 किलोमीटर का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज किया हुआ है और ये इसने मेरे फंड बंद कर दिए। मैंने कहा 5000 किलोमीटर? उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर ये इतना लंबी रेंज का प्रोग्राम जो है वो आपने शुरू किया है तो इस पर उसको क्या एतराज़ है? उसने कहा भाई देखो ना, उसने मुझे कहा कि भाई इंडिया जो है उसको तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2700 या 3000 किलोमीटर की रेंज चाहिए, तो ये आप 5000 किलोमीटर का क्यों तैयार कर रहे हैं? तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा कहीं तुम इसराइल को तो नहीं टारगेट करना चाहते? तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, इसराइल ने 1998 में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा बनाया, हमने उनका मंसूबा नाकाम बनाया। उसके बाद इसराइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है। हर दफ़ा हमें पहले से पता चल जाता है, कभी हमें कोई मुल्क बता देता है, कभी हमें कोई मुल्क बताया, तो उसको हमें हमारे पास डेटरेंस तो होना चाहिए ना, उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तेल अवीव में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब नाराज हो गए, उन्होंने मेरे फंड बंद कर दिए। ये लड़ाई थी सारी। तो इसलिए इजराइल जो है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और इजराइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने 1948 में जब इजराइल की गवर्नमेंट ने उनको ख़त लिखा कि जी आप हमें रिकग्नाइज़ करें, तो उन्होंने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिखा कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो इजराइल को इस बात का पता है और मैं ये समझता हूँ कि इजराइल का हर दुश्मन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंडिया है और इजराइल जो है वो उसने इंडिया के साथ दोस्ती लगाई। आप जरा सोचें ना कि इतनी दूर है इंडिया और इजराइल में इतना फासला है, कोई कोलैबोरेशन कैसे बनती है? स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की कोई वजह आप बता सकते हैं मुझे? कोई वजह होगी? सिर्फ एक है पाकिस्तान, सिर्फ एक है पाकिस्तान। तो इजराइल ने जो इंडिया के साथ दोस्ती लगाई हुई है वो सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में लगाई हुई है। तो इसलिए हमें इजराइल पर कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। इजराइल कल भी आपका दुश्मन था, इजराइल आज भी आपका दुश्मन है। अच्छा तो लगा ना सर उसको। और जब तक आरएसएस के पॉलिटिकल विंग, बीजेपी की इंडिया में हुकूमत है, आप भूल जाएं कि आपकी इंडिया के साथ कोई दोस्ती या अमन हो सकता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी कहा गया ना कि जी रॉ और आईएसआई अगर मिल जाएं, बैठ जाएं, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। रॉ और आईएसआई पहली दफ़ा 1988 में जनेवा में बैठे थे, जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया साहब प्रेसिडेंट थे और इंडिया में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी रॉ और आईएसआई ने काफ़ी कोलैबोरेट किया। फिर ये जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो जनरल फैज़ ने और अजीत डोवल ने भी बड़ी कोलैबोरेशन की। क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 हो गया।
इसलिए जब तक मोदी की हुकूमत है इंडिया में, आप किसी भले की तवक्को ना रखें। सिंध तास पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई ये छोड़ देना, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। F-35 अब जो है वो इंडिया अब लेना चाहता है। एक वो मैंने आपको सुना एक प्रोग्राम में, आपने कहा कि वो अब इंडिया वर्सेस चाइना एस्टैब्लिश करके ना वो जहाज लेना चाहता है अमेरिका से। क्या वो F-35 लेके पाकिस्तान पे अटैक कर सकेगा? F-35 कोई अब नया जहाज नहीं है, बहुत पुराना जहाज है। उससे ज्यादा जहाज, बेहतर जहाज जो है वो दुनिया के और मुल्कों में बन रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान की कोलैबोरेशन से भी बहुत सी चीज़ें बनने वाली हैं। तो बेशक इंडिया F-35 ले ले इंडिया, और बेशक अमेरिका दे दे उसको, लेकिन जो चीज़ आपके पास है ना, वो F-35 की भी ऐसी की तैसी कर देगी। वो क्या? वो है ना हमारे पास। अच्छा, हर चीज बताने वाली नहीं है, मेड इन पाकिस्तान है। और अगर इंडिया ने अटैक किया दोबारा पाकिस्तान पे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए सर कि अब बहरहाल हम दूसरे टॉपिक्स की तरफ भी जाना है, लेकिन जाए दूसरे टॉपिक्स में क्या आपको इतनी दिलचस्पी है? अच्छा, ये बताइए कि आप जिस तरह भी आपने एक और इशू पे बात करते हुए मिसिंग पर्सन की बात की, तो आप बलूचिस्तान के मामले पे ख़ास तौर पे बड़े आप मुतहर्रिक भी होते हैं, आप उसके हवाले से एक ख़ास दर्द रखते हैं, आप उसमें ये भी नहीं देखते कि कोई ख़तरा हो सकता है। वो क्या रीज़न है आपकी ये इस एफिलिएशन की, और आप इस इशू को क्यों जो है वो इस तरह एक रिलीजियसली लेके चलता है? देखिए, ये सिर्फ मैं बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की बात नहीं करता, मैं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मिसिंग पर्सनस की भी बात करता हूँ, ठीक है ना। और ये बुनियादी तौर पे ये जो मिसिंग पर्सनस का इशू है ना, इसका ताल्लुक मेरे दिल से है। दिल से ये है, इसलिए मेरा ताल्लुक है कि अक्टूबर 1947 में जब मेरी वालदा का ख़ानदान जो है वो माइग्रेट कर रहा था जम्मू से पाकिस्तान की तरफ, तो मेरी जो नानी है, सगी नानी, और 2 मामू जो बहुत छोटे छोटे थे, उनको डोगरा फौज और सिखों ने अगवा कर लिया। सिर्फ उनको अगवा नहीं किया था, बहुत सी औरतों और बच्चों को अगवा किया था। उसमें जो चौधरी गुलाम बाज साहब थे, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे, उनकी बेटी को भी अगवा किया गया था। तो उसके बाद मेरी वालदा जो है वो पाकिस्तान आ गई। फिर वो पाकिस्तान में आके उन्होंने तालीम हासिल करनी शुरू कर दी, बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो मैं ये देखता था कि मेरी वालदा जो है ना, वो अक्सर रात को उठ के तो मुसल्ले पे बैठ के तो दुआएं करती हैं और रोती बहुत है। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि ये आप क्यों रोती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मैंने कहा आप मेरी अम्मी हैं। तो उसने कहा मैं अपनी अम्मी के लिए रोती हूँ, मेरी अम्मी जो है वो 47 में उनको अगवा कर लिया गया, बिछड़ गई थी वो, तो मैं उनको ढूंढती हूँ और मैं सबके सामने तो नहीं दिन के वक्त रो सकती, तो मैं रात को उठ के रोती हूँ। वो बात मेरे ज़हन में बैठ गई। और फिर जब मैं बहुत छोटा था, 1971 जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, अगेन मैंने देखा कि हमारे घर कई दिन तक खाना ही नहीं पका। इतना दुख था हमारे घर में।
और अगेन जो थी वो मेरी अम्मी जो है वो ये कहती थी कि ये मैंने इसलिए अपनी वालदा गंवाई, मैंने इसलिए अपना ख़ानदान जो है वो कटवा दिया कि पाकिस्तान टूट जाए। तो फिर जब हम बड़े हुए तो हमने फिर बतौर एक सहाफ़ी के ये सब चीज़ें, आपको जो चीज़ आप माँ की गोद से सीखते हैं ना तो वो आपको भूलती नहीं है। तो ये दर्द जो है ना, दर्द ये माँ की गोद से मैंने लिया और फिर मैंने इसको समझने की कोशिश की, लोगों से इंटरव्यूज़ किए, बात की यार ये 71 का सानहा क्यों हुआ था। अब उसको उसमें ये वाला इशू भी आ जाता है और इसमें मिसिंग पर्सन्स भी हैं। अब मुझे याद है कि 2003 में जब ये आफिया सिद्दीकी गायब हुई तो इमरान खान साहब मेरे शो पे आए और उन्होंने आके सबसे पहले उस वक्त के वज़ीर दाखिला फैसल साले हयात के सामने ये इशू उन्होंने उठाया और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद आमना मसूद जंजुआ जो हैं वो मैदान में आ गई। तो ये पर्टिकुलरली बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये जो भी कश्मीरी होगा ना आप उससे बात करेंगे तो वो आपको ये कहानी 47 से शुरू, अभी भी बहुत से ख़ानदान जो है ना जो कश्मीरियों के डिवाइडेड ख़ानदान है उसमें आपको वो एक नहीं हज़ारों ऐसी स्टोरीज मिलेंगी कि किसी का भाई जो है उसको उठा के ले गए, किसी की माँ को उठा के ले गए, किसी की बहन को उठा के ले गए। तो ये क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ तो हमें इस दर्द का एहसास दूसरों की निस्बत ज़रा ज़्यादा है। मीर साहब, आपकी वालदा आपको सहाफ़ी देखना चाहती थी या आपके वालिद प्रोफेसर वारिस मीर साहब आपको सहाफ़ी देखना चाहते थे? ये जो इंस्पिरेशन है ये आपको मिली कैसे? आपको सहाफ़ी बनने का जो शौक़ है वो कैसे पैदा हुआ? भाईजान बहुत सीधी सी बात है, मेरे वालिद साहब तो बिल्कुल भी मुझे सहाफ़ी नहीं बनते हुए देखना चाहते थे। मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो मैंने स्कूल के ज़माने में ही मैं देखता था वालिद साहब के कॉलम छपते हैं अखबारों में, उनकी तस्वीर छपती है अखबार में, तो उनको देख देख के ना मैंने भी खुफिया तौर पे अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, उनको बताए बगैर। मैं जो डॉन का यूथ पेज है या उस वक्त एक अखबार होता था पाकिस्तान टाइम्स, उसका चिल्ड्रन पेज होता था, नवाए वक्त का चिल्ड्रन पे एक मशरिक अखबार होता था, तो मैं ऐसे मुख्तलिफ अखबारों में लिख लिख के भेजता था। कभी कोई चीज़ छप जाती थी, कभी नहीं छपती थी। तो एक दफ़ा दी मुस्लिम था, एक अंग्रेज़ी अखबार था, इस्लामाबाद से छपता था, हमारे घर आता था। तो दी मुस्लिम अखबार में मैंने ना कोई अपनी स्कूल की या कॉलेज की डायरी लिखी, वो छप गई। मुशाहिद हुसैन साहब एडिटर थे उस अखबार के, तो वो यूथ को बड़ा इनकरेज करते थे। मेरी अम्मी ने ना